गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा था वो पिछली जो अपनी क्लास थी पार्ट नंबर 6 उसमें कंप्लीट हो गया था। आज हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो आपके वस्तुनिष्ठ पर्सन हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ पर्सन। तो पहला आपका जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है वो आपको अपनी बुक के अंदर दे रखा है। तो सब बुक खोल के रखें, सबको बुक ओपन करनी है और उसमें आपका पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको देखना है। तो पहला आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दे रखा है, किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम भाई किस पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो तो आपका आवेश संरक्षण पे आधारित है, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, ठीक है, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आवेश और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आवेश व ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। एक आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में ए व बी के मध्य विभवांतर होगा। इस प्रकार का आपको डायग्राम दे रखा है। I इक्वल टू 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। इधर आपकी 2 एम्पियर निकल जाएगी। तो यह आपका प्रतिरोध दे रखा है R1 R2 और R2 R1। यह R1 R2 और यह आपका R1 R2 R1। इस प्रकार से आपको प्रतिरोध दे रखे हैं। तो A और B के मध्य जो आपके दो बिंदु हैं इन पर आपको क्या बताना है? विभवांतर बताना है, ठीक है। तो इनके मध्य आपका बिंदु ए के ऊपर जो आपका विभवांतर आएगा, यानी यहाँ पर जो विभवांतर आएगा, तो बिंदु ए के ऊपर आपका विभवांतर आएगा VA, ठीक है। और VA इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा? इधर आपकी धारा 1 एम्पियर धारा इधर चली जाएगी और 1 एम्पियर धारा आपकी इधर। तो इधर जो आपका विभवांतर आएगा वो कितना आएगा? 1 इंटू R1, यानी विभवांतर क्या हो जाएगा? R1 के बराबर। इधर आपका जो विभवांतर आएगा VB, ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा? VB आपका विभवांतर है, इधर 1 एम्पियर धारा आ रही है, तो ये भी आपके 1 इंटू R2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? R2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विभवांतर V इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा? VA का मान R1, ठीक है, और माइनस आपका ये आपका R2। तो विभवांतर आपका हो जाएगा V इक्वल टू R1 माइनस R2। तो जल्दी इसको सोल्व कर लो। तो A और B बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा वो आपका आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू R1 माइनस R2। हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में I का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार का आपको एक चित्र दे रखा है।
तो इसमें आपकी धारा, ये आपका संधि बिंदु है O, इसमें धारा आ रही है 2 एम्पियर की, इसमें धारा आ रही है 5 एम्पियर की, इसमें धारा आपकी आ रही है 4 एम्पियर की, और इसमें बाहर की ओर जा रही है धारा I, और इसमें बाहर की ओर जा रही है 4 एम्पियर की। इस प्रकार से आपको चित्र दे रखा है। तो मैंने किरचॉफ का प्रथम नियम बताया था कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या आपकी जो धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, आपका 0 के बराबर होता है। समझ गए? तो संधि की ओर आने वाली धाराएं आपकी धनात्मक और दूर जाने वाली धाराओं को क्या लेना है, ऋणात्मक। तो संधि की ओर जो धाराएं आ रही हैं आपकी ये, तो ये दोनों तो तीनों तो संधि की ओर आ रही हैं, ये दोनों धाराएं संधि की दूर जा रही हैं, तो इनका बीजगणितीय योग 0 होगा। तो यहाँ पर 2 एम्पियर दे रखा है, +5 +4, और ये आपकी बाहर जा रही है तो -I, और ये आपकी बाहर जा रही है तो -4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से अपना 4 कैंसिल, तो अपना 7 -I = 0, तो I = अपना क्या जाएगा, 7 एम्पियर। ठीक है, I का मान क्या आ जाएगा अपना मेरे पास 7 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 7 एम्पियर। जल्दी कर लो। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारामापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो नई संतुलन स्थिति, तो नई जो आपकी संतुलन स्थिति आएगी वो परिवर्तित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये बताना है आपको। उसकी बैटरी और धारामापी की स्थिति को क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। तो ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु आपने बनाया था। ठीक है, उस व्हीटस्टोन सेतु के अंदर आप बैटरी और धारामापी की स्थिति को यदि चेंज कर देते हो तो उसकी संतुलन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी पहले जहां संतुलन अवस्था आई थी वही आएगी। ठीक है, तो संतुलन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगी। आंसर रहेगा इसका अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगी। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो दिए गए चित्र में बिंदु A व B के मध्य विभवांतर होगा। तो बिंदु A इस प्रकार का आपको चित्र दे रखा है, इस प्रकार का आपको चित्र दे रखा है। यह बिंदु आपका A है, यह आपका बिंदु B है। इस प्रकार से आपको डायग्राम दे रखा है और इसको 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर रखा है। तो इस A और B के मध्य आपको क्या बताना है, विभवांतर बताना है। यह आपका 8 ओम का प्रतिरोध, ये 6 ओम का प्रतिरोध,
ये आपका 4 ओम का प्रतिरोध और ये आपका 3 ओम का प्रतिरोध। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए आपने एक समीकरण लिखा था, वो समीकरण था अपना कि P/Q इक्वल टू R/S होता है आपका। यहां पर ये आपका P और Q क्या है, आनुपातिक प्रतिरोध। तो P अपना ये है, ठीक है, Q अपना ये है, ठीक है, और R अपना ये है और S अपना ये है। समझ गए? तो यहां पर ये इस संतुलन अवस्था को यदि क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो यहां पर बिंदु A और B के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। समझ गए? यानी आपका PQ इक्वल P/Q इक्वल टू R/S, दोनों का मान यदि बराबर आता है तो यहां पर ये आपका विभवांतर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखते हैं, तो P की जगह आप क्या रखोगे 8 और Q की जगह आप क्या रखोगे 6 इक्वल टू यहां पर R की जगह 4 और S की जगह 3। समझ गए? तो इसको 2 से काट दो तो यह आ जाएगा आपका 4/3 और ये इक्वल टू 4/3। तो दोनों आपके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी ये व्हाइटस्टोन ब्रिज की जो संतुलन अवस्था की कंडीशन है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बिंदु A और B के मध्य विभवांतर क्या रहेगा, शून्य, यानी VAB आपका क्या आएगा, शून्य आएगा। ये इसका आंसर रहेगा शून्य। जल्दी कर लो आप। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा, एक इस प्रकार से परिपथ दे रखा है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर एक रेजिस्टेंस कैपिटल R संयोजित है और इसका मान है 5 ओम। यहां पर ये 2 आपके सेल लगा रखे हैं। एक सेल का जो वोल्टा है वो विद्युत वाहक बल है वो 2 वोल्ट और दूसरे का है 4 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू है 1 ओम, और यह आपको दे रखा है R2 इक्वल टू 2 ओम। तो यहां पर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो अपनी धारा I, तो धारा I बताने के लिए आप क्या करोगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछले चैप्टर में, ठीक है, कि I इक्वल टू आपका क्या होता है भाई E1 प्लस E2, इसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका E2, और अपॉन क्या आ जाएगा R आता है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रखा है R1 और R2, तो अपॉन क्या आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां पर आपको देखो, यहां पर एक सेल की दूरता को इसने क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। तो आपका जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या आएगा E1 माइनस E2 अपॉन E2 माइनस E1। धारा की दिशा ये रहेगी इधर से इधर। तो
अपॉन आपके पास आ जाएगा कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहां पर आपको E1 और E2 का मान दे रखा है, R1 और R2 का मान दे रखा है और कैपिटल R का मान आपको ये दे रखा है। ठीक है, वैल्यू आप रख दो, वैल्यू रखोगे जैसे I इक्वल टू E2 आपका है 4 माइनस 2 अपॉन आपके पास 5 प्लस 1 प्लस 2, तो आपके पास आएगा ये 2 अपॉन कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 1/4 और इसको डिवाइड करोगे तो I इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.25 एम्पियर। तो धारा का मान ये आ जाएगा आपके पास। जल्दी कर लो इसको। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि विभवमापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है, विभवमापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध, तो प्रभावी प्रतिरोध विभवमापी का क्या रहेगा, अनंत रहेगा। प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है विभवमापी का, अनंत, अनंत रहेगा। तो विभवमापी में जो आपका प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है, अनंत। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, धारिता एवं प्रेरकत्व, प्रतिरोध और विद्युत धारा। तो विभवमापी के द्वारा आप धारिता और प्रेरकत्व को नहीं माप सकते, उससे आप क्या विद्युत वाहक बल भी माप सकते हो, प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हो और प्रवाहित धारा भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा धारिता और प्रेरकत्व को विभवमापी के द्वारा नहीं मापा जा सकता। अब यह आपका 8 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर यानी आपने धारामापी में शून्य विक्षेप के साथ आपको प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है अपने डायग्राम में। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसमें आपका संतुलन जो लंबाई L1 है वो आपको दे रखी है। ठीक है, वो आपकी आती है 20 सेमी के ऊपर। संतुलन लंबाई कहाँ पर आ रही है आपकी, 20 सेमी के ऊपर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में आपको एक ज्ञात प्रतिरोध दे रखा है R। ठीक है, वो 55 ओम है और अज्ञात प्रतिरोध आपको दे रखा है कैपिटल R। ठीक है, तो इससे आपको अज्ञात प्रतिरोध R का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात प्रतिरोध ऐसे मान लो S दे दिया इसने, कितना 55 ओम। अज्ञात प्रतिरोध आपका है R, उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको संतुलन लंबाई इसने दे दी 20 सेमी। ठीक है, संतुलन लंबाई कहां पर आ रही है, 20 सेमी। तो ये आपका प्रतिरोध P हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रतिरोध P। ठीक है, तो यहां पर
पी का मान कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। भाई 1 सेमी का जो प्रतिरोध है वो आपका 1 ओम है, तो 20 का कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा 20 सेमी का। ठीक है, बाकी आपका क्या बच गया, क्यू। ठीक है, तो क्यू का क्या जाएगा, 100 माइनस पी। ठीक है, तो इसमें से ये घटा दो, तो 100 माइनस 20, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 80 ओम आ जाएगा। अब आप जानते हो क्या, P अपॉन Q इक्वल टू अपना S अपॉन R उल्टा दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहां पर आपको R ज्ञात करना है, तो R ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा R इक्वल टू Q अपॉन P और इंटू S, ये आपका अज्ञात प्रतिरोध R। तो अज्ञात प्रतिरोध R क्यों आपको दे रखा है, कितना, 80 अपॉन P आपके पास है 20 और इंटू ये S आपका है 55, ये लो। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4 इंटू 55, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पंजो 20, 4 पंजो 20 2 22, 220 ओम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आर अज्ञात जो प्रतिरोध रहेगा उसका मान रहेगा 220 ओम। जल्दी कर लो, डायग्राम आपके दे ही रखा है, डायग्राम आपके बुक में दे रखा है, वहां से देख लेना। सॉल्यूशन ये रहा इसका। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, बुक में देखना है आपको, क्वेश्चन सब आपको बुक में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि विभवमापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। विभवमापी जो तार है, ठीक है, उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक आपका क्या होना चाहिए, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, नगण्य, यानी आपका अल्फा का मान क्या आना चाहिए, नगण्य आना चाहिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान। क्योंकि ये आपका नगण्य आएगा तो आपके पास प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी इसको लगभग आप क्या मानोगे, 0 मानोगे, तो आपके पास प्रतिरोध का मान क्या जाता है, अनंत आ जाता है। तो विभवमापी के लिए प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो इसके लिए आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक नगण्य होगा। इसके आगे आपको क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का संतुलन लंबाई के रूप में सूत्र होता है। यदि संतुलन लंबाई L1 व L2 क्रमशः सेल के लिए खुले एवं बंद परिपथ में संतुलन लंबाइयां हैं, तो मैंने विभवमापी के द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए आपको सूत्र बताया था। जो सूत्र आया था आपका, वो आपका पास आया था कि स्मॉल r इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 और इंटू R, ये आपका क्या आएगा, आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र। तो ये सूत्र आप नोट कर लेना। सूत्र इसका रहेगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12,
दे रखा आपको विभवमापी के प्रयोग में ई विद्युत वाहक बल का एक सेल कैपिटल एल लंबाई पर संतुलित होता है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी ई है प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो नई संतुलन लंबाई का मान होगा। इस प्रकार से देखो, एक विभवमापी है आपके पास, यह आपकी विभवमापी है ए, कुंजी के, धारा नियंत्रक RH, ये आपकी बैटरी लगाई गई है यहाँ पर, या संचायक सेल मान लो, संचायक सेल ई, और यहाँ नीचे द्वितीय जो आपका परिपथ रहेगा उसमें आपका एक सेल लगाया गया है, मान लो इस E1, और ये आपका गैल्वेनोमीटर G, और ये आपका धारामापी, और धारामापी से विसर्पी जो की, ठीक है। तो इसकी जो संतुलन लंबाई आती है इस सेल की, वो क्या आती है, कैपिटल L। ये अब इसके समांतर क्रम में मैं एक और सेल जोड़ देता हूं। समांतर क्रम में क्या कर दिया, ये एक और सेल जोड़ दिया मैंने, ये लो, ये एक सेल और जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक बल भी क्या है, ई है, दोनों का ई बता रहा है, ठीक है। तो आपकी जो नई संतुलन लंबाई होगी वो क्या होगी, तो नई संतुलन लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो भी आपकी क्या रहेगी, एल ही रहेगी। समांतर क्रम में आप समान विद्युत वाहक बल के कितने भी आप सेल जोड़ दो, इसकी संतुलन लंबाई हमेशा परिवर्तित नहीं होती है, कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, एल तो अपनी एल ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी संतुलन लंबाई पहले एल थी तो अभी भी क्या रहेगी, एल ही होगी, तो इसका आंसर एल ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आपको, एक विभवमापी में 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल 1.1 विद्युत वाहक बल का एक मानक सेल आपका ई नॉट इक्वल टू दे रखा है 1.1 वोल्ट का मानक सेल 2.20 मीटर पर संतुलित होता है। एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर 95 सेमी पर संतुलित होता है तथा 1 वोल्टमीटर इस विभवांतर का मापन 0.5 वोल्ट पड़ता है, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक में त्रुटि होगी। तो आपको वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात करनी है, डेल्टा V इक्वल टू V माइनस V डैश, मैंने बताया था। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यहाँ पर जो मानक सेल है उसका विद्युत वाहक बल है 1.1 वोल्ट, और यह मानक सेल की जो संतुलन लंबाई आती है आपकी L1, ठीक है, वो आपकी आती है कितनी, 2.20 मीटर के ऊपर, समझ गए। इतने मीटर पे इसकी क्या आती है, संतुलन लंबाई आती है, और एक प्रतिरोध पर उत्पन्न जो आपका विभवांतर है, ठीक है, प्रतिरोध पे जो आपका विभवांतर उत्पन्न होता है वो 52 सेमी के ऊपर क्या होता है, संतुलित होता है, यानी जो आपका L2 आता है, ठीक है, वो आपका कितना पर संतुलित हो रहा है, 95 सेमी पे, 95 सेमी, तो इसको मीटर में चेंज कर लेना आप, 0.95 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। इतने मीटर पे यह आपका प्रतिरोध क्या होता है, संतुलित होता है। तो आपके को सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो, और दूसरा आगे आपको वोल्टमीटर का पाठ्यांक V आपको दे रखा है, ठीक है, वो कितना आपका 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, संतुलन, ये वोल्टमीटर में त्रुटि डेल्टा V, तो डेल्टा V होगा आपका V माइनस V डैश, ठीक है। तो यहां पर आपको V दे रखा है और V डैश कैलकुलेट करना है। तो V डैश आपका क्या आया था, V डैश इक्वल टू L1 अपॉन L2, सॉरी
L2 अपॉन L1 और इंटू ये आपका ई नोट। समझ गए? तो यहां पर ये सब मान आपको दे रखा है, तो L2 आपका है 0.95 अपॉन L1 आपका है 2.20 और इंटू आपका ई नोट है 1.1। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लो, पॉइंट उठा दो दोनों का, तो 95 अपॉन 220 और इंटू 1.1। ठीक है, अब यहाँ ये पॉइंट उठाएंगे तो एक जीरो और लगा दो नीचे। ठीक है, तो ये आपका 95 इंटू 11 अपॉन 220 इंटू 10। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दो आप, तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे यानी 95 अपॉन आपके पास क्या आ गया 200, तो इसका कर लो आप कैलकुलेशन, इसका कैंसिल आउट कर दो, यानी यहाँ पर ये दो बिंदु आप उठाकर क्या करोगे, इसको 0.95 अपॉन 2, तो 2 से इसका डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.75 ये आ जाएगा 0.475। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया विभव मापी द्वारा लिया गया पाठ्यांक। ठीक है, तो वो आपका VDS हो गया। तो यहाँ डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वी इक्वल टू वी आपको दे रखा है 0.5 माइनस 0.475। ठीक है, तो यहाँ से आप ये घटाओगे तो आपके पास डेल्टा वी। ठीक है, और डेल्टा वी इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा वी 0.025 वोल्ट। ये त्रुटि आ जाएगी इतनी, इसमें इतनी त्रुटि आ जाएगी इसमें, तो जल्दी कर लो इसका कैलकुलेशन। तो इस प्रकार से अपने ये 13 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या होता है, उनका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आगे आपके अति लघुत्मक प्रश्न दे रखे हैं, उसमें से आपको अति लघुत्मक क्वेश्चन नंबर देखो 11 दे रखा है, न्यूमेरिकल है आपके। तो अगला जो पॉइंट है अति लघुत्मक प्रश्न, अति लघुत्मक प्रश्न। तो अति लघुत्मक प्रश्न में आपको क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, एक विभव मापी के तार की लंबाई
10 मीटर है। 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल तार की 8.1 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है, तो इस विभवमापी से अधिकतम विभवांतर कितना मापा जा सकता है। तो आपको अधिकतम विभवांतर बताना है कि कितना मापा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो L इक्वल टू आपको दे रखा है कैपिटल L, जो टोटल इसकी तार की लंबाई है वो 10 मीटर है। ठीक है, एक आपको दे रखा है जो मानक सेल आपका ई नोट, ठीक है, वो है आपका 1.1 वोल्ट का। एक इसकी जो संतुलन लंबाई आएगी वो L, ठीक है, वो आपकी आएगी स्मॉल l इक्वल टू 8.8 मीटर पे, 8.8 मीटर पे। तो इसको आपको कैलकुलेशन करना है कि विभवमापी से अधिकतम विभवांतर कितना मापा जा सकता है। तो विभवमापी का विभवांतर आपको ज्ञात करना है, समझ गए। तो विभवमापी का विभवांतर ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे भाई, अपना ये जो आपका विद्युत वाहक बल है ई नोट इक्वल टू क्या होता है आपका अक्ष L, ठीक है। तो यहाँ पर अक्ष क्या, विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता आप ज्ञात कर लो ई नोट अपॉन L, ठीक है। ई नोट आपको दे रखा है कितना है 1.1 और अपॉन 8.8, यहाँ से 11/88 तो 1/8, ठीक है। यह आपकी क्या आ जाएगी, विभव प्रवणता आ जाएगी इसकी वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। विभव प्रवणता आपके पास आ गई, तो अधिकतम विभवांतर आप कितना माप सकते हो, तो वो आपका V इक्वल टू आपका अक्ष और ये कैपिटल L, अक्ष आपके पास आ गया, L आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर V इक्वल टू अक्ष का मान रख दो 1/8 इंटू ये आपका 10, तो यहाँ पर आपका इसको कैंसिल आउट कर दो 2 से, तो 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 एकम 4 और आगे पॉइंट लगा दोगे और 4 दूनी 8 और ये तो 1.25 वोल्ट अधिकतम आप इससे विभवांतर माप सकते हो विभवमापी के द्वारा। कर लो ये जल्दी। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आगे आपको एक क्वेश्चन नंबर 13 और दे रखा है अतिलक गुणात्मक प्रश्न में ही। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो उसको दे रखा है आपको क्वेश्चन कि एक विभवमापी तार की विभव प्रवणता 0.3 वोल्ट प्रति मीटर है। एक एमीटर के अंशोधन प्रयोग में, एक एमीटर के अंशोधन प्रयोग में 1 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर 1.5 मीटर तार की लंबाई पर संतुलित होता है। यदि परिपथ में प्रयुक्त एमीटर का पाठ्यांक 0.28 एम्पियर है तो एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि होगी। डेल्टा आई आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक तो विभव प्रवणता यानी अक्ष आपको दे रखा है
कितना 0.3 वोल्ट पर मीटर। आगे आपको प्रतिरोध दे रखा है R इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, आगे आपको संतुलन लंबाई दे रखी है स्मॉल l, वो 1.5 मीटर। ठीक है, एक आपको वोल्टमीटर का पाठ्यांक दे रखा है। ठीक है, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कैपिटल I इक्वल टू 0.28 एम्पियर। तो अब आपको क्या करना है ज्ञात, डेल्टा I, और डेल्टा I इक्वल टू होता है आपका I माइनस I डैश। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां I आपको दे रखा है और I डैश आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, I डैश निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको विभव प्रवणता दे रखी है, तो आपका V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू अक्स L। ठीक है, तो यहां पर V इक्वल टू अक्स का मान आपका 0.3 और ये आपका इंटू L आपको दे रखा है 1.5। तो यहां पर आपका क्या जाएगा, ये 15×3 = 45। ठीक है, तो 0.5 वोल्ट। तो ये तो आपका क्या जाएगा V। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है I डैश, तो I डैश इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा V/R। ठीक है, तो I डैश इक्वल टू V आपका 0.45 और R आपका कितना है 1 दे रखा है आपको। तो यहां से आपका I डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.45 एम्पियर। ठीक है, अब I डैश आपके पास आ गया, I आपको दे रखा है, तो कर लो कैलकुलेशन इसका डेल्टा I, यानी एमीटर में जो त्रुटि होगी वो आपकी 0.28 माइनस 0.45। तो इसमें से ये घटा दो तो डेल्टा I आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा I निकाल लो यहां से, डेल्टा I आएगा आपके पास माइनस में आ जाएगा, माइनस में कितना आएगा आपके पास 0.17, तो 0.17 एम्पियर। तो ये आपकी माइनस में क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी इसकी डेल्टा I। तो इस प्रकार से ये आपके दो अतिलघ्वात्मक क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल दे रखे थे, वो आपका यहाँ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे जो आपके आंकी क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।